गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौस और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अक्सर हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा ली जाएं और बाद में जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना तो फिर दिल करता है कि उस शख्स को ज़िंदगी से ही निकाल दिया जाए। लेकिन कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है उदऊनी फस्तजिब लकुम, जिसका ये मफहूम है कि तुम मुझे पुकारो मैं उसका जवाब दूंगा, तुम मुझसे जो चीज़ मांगोगे मैं उसका जवाब दूंगा। सो इसका ये मतलब है कि आपको इंसानों से नहीं मांगना चाहिए, आपको जिस शख्स से मांगना चाहिए या जिस शख्सियत से मांगना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप अच्छा मौसम मांगना चाहते हैं तो वो भी अल्लाह से मांगे, ज़रूर मिलेगा। आज इस्लामाबाद का मौसम इतना सुहाना, प्यारा और खूबसूरत है कि अगर आप रोड पे निकलें तो आपका घर जाने को दिल नहीं चाहेगा। हमें लग रहा था कि सर्दी चली गई है, लेकिन अभी अगर आप बाहर निकलेंगे इस्लामाबाद के अंदर अच्छी खासी ठंड है। आपको गर्म कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, हो सकता है आपको जैकेट की ज़रूरत भी पड़े। और बारिश अभी तक चल रही है, नजम रुकी नहीं है। सुबह सुबह जब मैं उठा तकरीबन कोई 5:30 बजे का वक्त था और उस वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही थी मेरे घर वाली साइड पे, और साथ ही साथ बादल इस तरह से गरज रहे थे कि प्रॉपर्ली आपको महसूस हो रहा है जिस तरह सावन में बारिश नहीं होती और अब पहले अच्छी खासी जो है वो आंधी चलती है फिर उसके बाद बारिश आती है। तो इसी तरीके से आज सुबह से ये सूरत हाल चल रही थी। और रास्ते की जो आपने बात की, जब बारिश होती है तो ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी स्लो होती है और फिर ट्रैफिक में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब आपने रिसेंटली भी मेंशन किया था कि पीटीवी जिस जगह पर मौजूद है, जिस लोकेशन पर है, उस जगह पर जब आप पहुंचते हैं सामने आपके मार्गला हिल्स का व्यू होता है, खुली रोड है और आप वहां पर जब ड्राइव कर रहे हैं हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, हर चीज इतनी साफ सुथरा मंजर पेश कर रही होती है। अच्छा, सुबह जब मैं उठी हूँ ना, मुझे इस तरह बारिश की आवाज आई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बारिश इस तरह से होगी, क्योंकि कल तो अच्छी खासी तेज धूप थी और गर्मी भी थी थोड़ी सी, लोग पंखे चला के सो रहे थे। लेकिन एकदम से सुबह ये अच्छा प्यारा भीगा सुहाना मौसम देख के ना मुझे लगता है कि लोगों ने अपने ट्रिप प्लान करना शुरू कर दी होंगी, क्योंकि कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो अगले 2-3 दिन तो मौसम अच्छा रहेगा। अगले 2-3 दिन मौसम बहुत अच्छा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जाता हुआ मैं देख रहा हूँ 27 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 19 तक भी आ रहा है, विच इज़ मॉडरेट बिहेवियर। तो आप लोग अगर ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलें, दोस्तों के साथ जाके प्लान करें, इस्लामाबाद के बासी जा सकती है, मरी की नथिया गली गलियात की सैर करने के लिए, या तरफ भी निकल जाए, अच्छी इवन इस्लामाबाद में भी आप हाइकिंग ट्रेल्स पर जा सकते हैं और वहां पर जाके अच्छी खासी जो है वो एक्सर्शन भी कर सकते हैं और मौसम से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बाकी मौसम की सूरत हाल अगर हम बताएं आपको कि खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और इसके साथ साथ बारिश का इम्कान है। तो ये तमाम लोग तो खुश हो जाएं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो अभी भी मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो चुका है 16 मार्च को मुल्क के बालाई इलाकों में, जो कि तकरीबन कुछ अरसा तो ये सुनने में आ रहा है कि 5-6 दिन ये मगरबी हवाएं भी चलती रहेंगी, बारिश का सिलसिला भी आता रहेगा। सो आप लोग एंजॉय करें इस वेदर को। आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और उसके अंदर भी दुआ हम लोग करते हैं अल्लाह से कि इसी किस्म का मौसम हमें नसीब हो ताकि रोजे और आसान हो जाते हैं और ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, मसले मसाइल नहीं होंगे। अच्छा, ये जो अच्छा मौसम है ना, इससे एक चीज मुतासिर होती है और वो होता है खेल। अगर वो प्लान्ड होती है कुछ चीजें तो वो ज़ाहिर डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि ओपन ग्राउंड में होना होता है। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम PSL 8 के फाइनल में पहुंच गई है और कजाफी स्टेडियम में खेलेंगे। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया है और लाहौर कलंदर्स की टीम अब एलिमिनेटर 2 खेलेगी। और ये तो मैंने आपको बता दिया पहले जो हो चुके हैं मैच उनके हवाले से। पहले एलिमिनेटर में दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इस इवेंट में बैटर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोलन मनरो टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 10 मैचेस में 2 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 294 रन बनाए। और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम 9 मैचेस में 416 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 4 50s शामिल है। बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें हसन अली ने हासिल कर रखी हैं। उन्होंने 7 मैचेस में 12 खिलाड़ियों को आउट किया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी फेवरेट टीम है, इस्लामाबाद की है। डेफिनेटली। सो अब मैं सूरत हाल आप लोगों को थोड़ी सी और वाज़ेह करता चलूं कि आज दूसरा मैच खेला जाएगा जिसको एलिमिनेटर 1 कहा गया है और इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। शाम को 7 बजे एज यूजुअल जो टाइम है उसी टाइम पे ये मैच शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त आप लोग देख सकते हैं। लाहौर की बासी इसको जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो टीम हार जाएगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी और जो टीम जीत जाएगी उसका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से कल जो हारी है लाहौर कलंदर्स उसके साथ। ये एलिमिनेटर 2 है और उसमें से जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी फाइनल में जिसका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, टीम पेशावर ज़ल्मी एंड
टीम लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर से वैसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा मैच शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वो विकेट्स पे विकेट्स गवाई जा रहे थे, सो आई डोंट नो कि लाहौर कलंदर प्रेशराइज हो गए थे अपने क्राउड के अंदर, या क्या वजह थी? मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो है आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको ख़राब करती है, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप जब अपने दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं तो वो ताकतवर निकलता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं ये तो गलती वाकई में उन्होंने की कि मुल्तान सुल्तान को कमज़ोर समझ लिया। हालांकि मुल्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है थ्रू आउट द इवेंट। मुल्तान और लाहौर कलंदर दोनों ही टीम्स का बिल्कुल टाकरे का मुकाबला चल रहा है। कभी नंबर 1 पे लाहौर आ रही थी, कभी नंबर 1 पे मुल्तान आ रही थी, लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोग उसकी बात करें तो टॉप पे टीम लाहौर कलंदर ही मौजूद थी। अब ये देखना होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का आज का मैच कैसा रहता है। वेल, हम लोग जब जिक्र करते हैं इंसानों के दिमाग का, जब जिक्र करते हैं हम लोग जानवरों के दिमाग का, और कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों के पास दिमाग मौजूद नहीं होता, वेल आई बिलीव कि जिस तरीके से वो बात समझते हैं उनके पास दिमाग ज़रूर होता है, जिस तरीके से वो बात इंसानों की तरह इस्तेमाल कम करते हैं ना। इंसानों की तरह इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन दिमाग अल्लाह की तरफ से ऐसी दी हुई चीज़ है जो हम लोग शायद अपना 100% अगर दिमाग यूज़ करें आज दिन तक किसी शख्सियत ने। वैसे मैंने ये रिसर्च सुनी थी नजम कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो दिमाग इस्तेमाल करता है ना, वो आपके टोटल ब्रेन का जस्ट 20% है। स्टीफन हॉकिंग के बारे में या आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मैक्सिमम 30% तक यूज किया था। अच्छा, अभी हम लोग ने इंसानों के दिमाग की बात नहीं करनी। ये जो इमेजेस आप लोग देख रहे थे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये है मक्खी का दिमाग। और मक्खी के दिमाग के बारे में आप लोगों को ये मैं बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन हॉकिंस ने मक्खी का एक दिमाग बनाया है और ये खाका बनाया, उन्होंने तैयार किया और इसको वाज़ेह तौर पर इसके न्यूरॉन को दिखाया गया है कि किस तरह एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। और साइंसदानों का ये कहना है कि न्यूरो साइंस में ये कामयाबी माहिरीन को दिमाग की सरगर्मी के निज़ाम के हकीकी फ़हम से मज़ीद करीब करेगी। 3016 न्यूरॉन्स का ये खाका जो मक्खी का दिमाग और उसके अंदर एसाबी रास्तों से बनाया गया है, जिससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मक्खी किस तरीके से सोचती है, मक्खी क्यों सोचती है, मक्खी मेरा ख्याल है कि हम इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, क्योंकि जॉन हॉपकिंस में ऑलरेडी हो रही है। हम इंसानों के दिमाग पे रिसर्च कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और इंसानों के दिमाग के लिए हम कहते हैं कि दिमाग से हर चीज़ सोचेंगे, लेकिन अब हमने उसको भी आर्टिफिशियल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी मसनूई ज़हानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक लैब है रिसर्च के लिए, ओपन एआई लैब, उसने अपने लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का ताज़ा तरीन वर्जन, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बताया था, चैट GPT-4, उसको जनाब लॉन्च कर दिए, जो तस्वीर का तज्जिया करने और इंसानी तकरीर की नकल करने के लिए एक जदीद टूल है। GPT एक जदीद तरीन निज़ाम है जो किसी भी शख्स के सादा तहरीरी अहकामात के जवाब में ना सिर्फ अल्फाज बनाने बल्कि तस्वीर को बयान करने की सलाहियत भी रखता है। ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस, ट्रिलियंस ऑफ रिसर्चेस इस सिस्टम के अंदर फीड हैं। जब आप सवाल करते हैं, उस सारे डाटा को फ्यू सेकंड्स में प्रोसेस करके ये आपको जवाब देता है और आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन आपने इससे बेगम को बनाने के तरीके नहीं पूछने। नहीं, वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं एक ये चीज़ सोच रहा था कि अगर चैट GPT ने या ओपन इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली कि एक वक्त ये आ गया कि एक रोबोट तैयार किया गया, उसके अंदर चैट GPT को इंस्टॉल किया गया और उसके अंदर आप फंक्शन डाल दें कि कार्डिक सर्जरी करनी है, और फिर उसके बाद अगर वो कार्डिक सर्जरी आपको करके दे, इस लेवल तक जा सकती है ना टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन एक मरीज को जब पता लगे कि आपका एक टेक्नोलॉजी के एक सॉफ्टवेयर ने इलाज करना है, तो वो मरीज कितना रिस्की अपनी जो है वो जान को समझेगा और देखिए मैलफंक्शन भी हो सकता है, मशीन के अंदर मैलफंक्शन भी हो सकता है। एक बंदे की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको क्या करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेसिफिक चीजें फीड होंगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप मशीन के हत्थे चढ़ गए तो। अच्छा, हमारे ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम लोग जिक्र करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटरनेशनल दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो हम आप लोगों को बताते हैं। मेडिकल कितनी तरक्की हो चुकी है, एजुकेशन में क्या एडवांसमेंट आ रही है, कोई मक्खी का दिमाग बना रहे हैं तो कोई चांद के सफर पर निकला हुआ है। इसी तरीके से हम आपको लेकर जा रहे हैं 15,000 नूरी साल दूर जमीन से, जहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तकरीबन एक नायाब और हंगामा खेज नज़ारा देखा है, जो आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितना खूबसूरत ये मंजर है, क्या गैलेक्सी का एक ये खूबसूरत तरीन जो मंजर उन्होंने WR124 नामी वोल्फ राइट स्टार की एक चमकती हुई तस्वीर खींची है, और ये स्टार्स है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मजीद स्क्रीन पर भी लिखी हुई नजर आ रही है। ये राइट स्टार कायनात के सबसे ज्यादा चमकदार सितारे होते हैं, और ये तकरीबन आपकी जमीन से 15,000 लाइट ईयर्स दूर हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये बहुत दूर है यार, इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइट जिस स्पीड के साथ ट्रैवल करती है उसको आप
15,000 साल दूर ज़मीन से ये निज़ाम है और इंसान की टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ती जा रही है और जिस अच्छा तरीके से ये जो नजम हम तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आपके ख्याल में ये एक पिक्चर बनाने में कितनी एफर्ट लगी होगी? क्या पहली बार में बन गई होगी? नहीं बिल्कुल है ना, बहुत टाइम लगा होगा। अच्छा, हम इंसान ना कुछ चीज़ों के बारे में बड़े चूजी होते हैं, बड़ा हम फोकस्ड होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम अपना टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए एक पिक्चर बनाने के लिए हमें 5,000 पिक्चर्स भी बनानी पड़े तो हम बनाते हैं। और आजकल हमारे फ़ोन में या हमारे जो कैमराज होते हैं उनमें इतनी स्पेस भी होती है कि हम मल्टीपल पिक्चर्स लेने के बाद अपनी पसंद की पिक्चर निकालें। वैसे मैं एक ट्रिक अपना भी शेयर कर देती हूँ कि मैं छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और उसको अपनी पसंद की जगह पे पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो मेरे पास अच्छी पिक्चर आ जाती है। अच्छी पिक्चर आती है? हाँ, अच्छी पिक्चर आती है, मतलब आपकी मर्जी का पोज होता है उसमें, लेकिन वो थोड़ी सी पिक्सेलेटेड होती है। कैंडिड पिक्चर जितनी अच्छी होती है उससे अच्छी कोई पिक्चर नहीं होती है। आपको डिफरेंट पोजेस करते रहना चाहिए, 10 पिक्चर्स बनानी चाहिए और 10 में से कोई एक अच्छी। लेकिन मैं आपको एक अमेरिकन फोटोग्राफर के बारे में बताती हूँ, उसने जनाब अपनी पसंद की पिक्चर्स बनाने के लिए ना 40,000 पिक्चर्स बना ली हैं। वाइल्ड फोटोग्राफर हैं ये और इनका नाम है टिन लामिन। वेनेजुएला में नारंगी रंग के परिंदों की शाम और सुबह के वक्त की तस्वीर बनाना चाहते थे ये, जिसके लिए पूरी रात दलदली नदी के किनारे पर बैठ के उन्होंने गुजारी, 40,000 क्लिक्स किए और फाइनली ये प्यारी खूबसूरत पिक्चर्स अपनी पसंद की जो वो एक्चुअली कैप्चर करना चाहते थे उन्होंने कर ली। क्या बात है, ये बड़े हौसले का काम है। और रिसेंटली मैं भी एक फेसबुक पर देख रहा था, एक पिक्चर किसी ने शेयर की और उस पिक्चर के लिए उस शख्स ने तकरीबन 3 दिन का वेट किया था उसको क्लिक करने के लिए, उस एक मंजर को, और उसने भी बहुत मल्टीपल टेक्स किए और मल्टीपल टेक्स के बाद जाके एक पिक्चर सही आती है। और वाकई में इस तरीके से भी होता है, कहीं पर आपको लाइट नहीं पसंद आ रही होती, कहीं पर आप ज़्यादा मोटे नज़र आ रहे होते हैं। और ऐसे भी होता है ना नजम की, लेट्स सपोज अगर जैसे ये वाइल्ड फोटोग्राफर थे, अगर आपने शेर के धाड़ने की पिक्चर बनानी है, आप शेर मुंह ही नहीं खोलेगा तो पिक्चर कैसे बनेगी? उसने अपनी मर्जी से मुंह खोलना है, फिर आपको इंतजार करना, जरूर मुंह खोलेगा। सामने नहीं जाना होता है, बंदे ही नहीं बचेगा तो पिक्चर कहाँ से आएगी? अच्छा, अब आपको एक बहुत ही अच्छी किस्म की, एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ना वो खबर शेयर करते हैं। और ख़बर बड़े मज़े की, बड़ी प्यारी ये है कि अमेरिका ने एक जहाज़ बनाया था, बहरी जहाज़, जिसको तकरीबन अब 51 बरस हो चुके हैं और ये जहाज़ आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। इसको देखकर ऐसा अंदाज़ा होता है कि ये जहाज़ डूब रहा है, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। ARP फ्लिप का नाम दिया गया था इसको, जो गुरकाब हुए बगैर उफ़क़ी और अमूदी शक्ल में आ सकता है। इस कैफियत में देखने पर वो एक डूबता हुआ जहाज दिखाई देता है। 108 मीटर तवील ये समंदरी अजूबा अपने अंदर पानी भरकर 90% तक डूब सकता है और सिर्फ 10% इसका हिस्सा बाहर रहता है। ये बहुत सारी चीज़ों में मुआविन साबित हो रहा है, रिसर्च की पर्पसेस से भी, क्योंकि इसको एट ए टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। समंदर की गहराई में जाकर ये आप दोस्त की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और समंदर के ऊपर आकर ये तैर भी सकता है और आप इसको जहाज के शक्ल में भी देख सकते हैं। और इसको 51 बरस हो चुके हैं और दुनिया में ये वाहिद जहाज है जिसको बनाया गया था और अभी तक ये बिल्कुल सलामत मौजूद है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर शेयर की है। ये जो मुझे बीच में बार बार खांसी आ रही है ना, आज इसका एक बड़ा अच्छा इलाज है जो मैंने तो करना है, लेकिन आज अगर शेयर कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का फायदा हो जाएगा। एक चीज़ होती है, स्टिक जैसी चीज़ होती है, उसको कहते हैं मलट्ठी। ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है, ये खांसी के लिए जो है ना वो बहुत मुफीद है और इस पर कुछ रिसर्चेस भी आजकल बड़ी हो रही हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में सैकड़ों सालों से इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो जायका होता है वो खुशगवार होता है, हल्का सा मीठा होता है और इसकी जो तासीर होती है, बहुत सी चीज़ों की तासीर के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है। और वैसे तो बहुत से मुल्कों में पाई जाती है ये, लेकिन बलोचिस्तान में जो मलट्ठी पाई जाती है ना वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, यानी मुफीद होती है वो। और दरअसल ये एक झाड़ी की जड़ होती है और ज़मीन पे फैलती जाती है। इसकी जड़ ज़ेरे ज़मीन काफ़ी गहराई तक चली जाती है। इन जड़ों को ज़मीन से निकालकर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया जाता है, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे ये लगता था कि ये किसी दरख्त के ऊपर लगती है, फिर जाहिर है मुझे भी थोड़ी रिसर्च से पता चला कि ये ज़ेरे ज़मीन जड़ें होती हैं जिनको पहले निकाला जाता है, फिर उनको टुकड़ों में काटा जाता है। बहुत सारी और सोचें कि ज़मीन के अंदर मौजूद होने के बावजूद इसमें मिठास है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा उसमें शुरू में मिठास होती है, बाद में बड़ा कड़वा टेस्ट हो जाता है उसका। लेकिन आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा भी इसका बना के इस्तेमाल किया जा सकता है और वैसे भी इसको मुँह में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर खांसी के लिए और फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद ये साबित
होती है। इसके अलावा बालों के लिए बड़ी अच्छी होती है, आईसाइट के लिए बड़ी अच्छी होती है, आईसाइट के लिए होती है, खून की अक्सर बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है, और मतली वगैरह जो आपको अक्सर फील होती रहती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ साबित होती है। आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और वैसे भी ये रेमेडीज़ और ख़ास तौर पर नेचुरल चीज़ों का अल्लाह की तरफ से एक दिया हुआ उसके अंदर असर होता है। हम लोग जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इस तरह शहद है, शहद के अंदर आप लोग पीस के लौंग को और काली मिर्च को अगर डालें तो उसका भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि खांसी के लिए वो बहुत अच्छा होता है और गले के लिए आपके बहुत मुफीद साबित होता है। वेल, इसी की तरह की अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मतलब ठीक है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि सीज़न इस वक्त बड़ा खांसी का चल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं, बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और सलमान ने मेंशन किया था कुछ लोग पंखा लगा के सोना शुरू हो गया, ये प्रैक्टिस मैंने की थी, बहुत खतरनाक हरकत है, इसलिए उसके असरात अभी तक जारी है और वो स्प्रेड होना शुरू हो गए हैं। हाँ, पूरी टीम हमारी जो है वो डैमेज होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। वेल, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बाकायदा तौर पर अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनसे आपको मिलवाना है। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। اقرأ باسم ربك الذي خلق. यूँ तो हम बहुत से काम करते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस उनकी होती हैं, लेकिन वो हमसे या तो अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करते हैं, उर्दू में करते हैं। लेकिन आज हम आपकी शख्सियत एक ऐसी से मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने चाइनीज़ फ्रेंड्स के साथ काम किया। पावर प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे सियालकोट में, वहाँ उनकी दोस्ती हो गई कुछ चाइनीज़ लोगों से, और ना सिर्फ ज़बान सीखी बल्कि उनकी ज़बान में गाना भी शुरू कर दिया। ये मेरे लिए नई बात थी क्योंकि हम कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं, उसकी ग्रामर हमें नहीं पता होती, और फिर जब आप ग्रामर पे भी काम कर लेते हो तो गाना मुश्किल काम होता है ना, कैसे सीखा। डेफिनेटली। और अभी वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। उनका म्यूज़िक से पुराना ताल्लुक़ है और सियालकोट के अंदर वो पहले भी म्यूज़िक करते रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी उमैर शाहिद लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का और मिस आयशा रफ़ीक का जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पे बोलने का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमैर ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपका मौसीकी से डेफिनेटली पुराना लगाव होगा, उसके बाद ही ये ख्याल आया कि चीनी ज़ुबान में गाना गाया जाए। स्टोरी क्या थी? जी बिल्कुल, म्यूज़िक से मेरा कोई 5-6 साल पहले का ताल्लुक़ है और मैं यूनिवर्सिटी टाइम से इसको कंटिन्यू किया हूँ
और मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हसीब अशफाक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें। और पिछले 6-7 साल से वर्किंग करके स्ट्रगल करके इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी टीम के साथ सियालकोट में मैंने उमर शकील है मेरे साथ और उस्ताद म्यूज़िक हैं, उनके साथ मैंने अपना स्टूडियो एक बनाया जिसके बेस पे मैंने गाना किया। उमैर, आपने जब चाइनीज फ्रेंड्स के साथ काम किया, गाना सीखा, फिर आपने जो गाना गाया वो चाइनीज एम्बेसी ने उसको रीट्वीट भी किया। हमें थोड़ा सा अगर आप गुनगुना के सुना दें कि वो क्या गाना था। सिखा भी दें। हाँ, सिखा भी दें। जी बिल्कुल, बेसिकली ये एक कंपटीशन था हमारे पावर प्लांट पे। मैं एज इंजीनियर साहिवाल पावर प्लांट पे जॉब कर रहा हूँ कोई 6-7 साल से, और चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ बहुत अच्छा हमारा कोऑपरेशन, बहुत अच्छा हमारा वर्किंग बिहेवियर उधर। तो उधर हमारे कंपटीशन था एक सिंगिंग का, जिसके लिए मैंने एक चाइनीज़ गाना तैयार किया और उसको मैंने रीमेक किया। और बेसिकली उसका आइडिया था कि पाक चीन दोस्ती के ऊपर, कि उनकी आपस में मेहनत, मुशक्क़त और आपस में मिलजुल के जो प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। तो उसमें मैंने अपने टीम के साथ वर्किंग की, उसका म्यूज़िक बनाया, लिरिक्स लिखे और उसको मैंने पाया तकमील तक पहुंचाया। और इस गाने को चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी अपने ट्वीट में किया, और उसके अलावा जियो न्यूज़ पे गाना आया, बाकी कुछ चैनल्स पे गाना काफ़ी वायरल हुआ। इसके कुछ बोल मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ। 这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起争取。सो इसका मतलब क्या है, ये भी अब हमें समझाएं कि ये क्या है इसका मतलब। गाने का बेसिकली मतलब ये है कि बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम के वी आर ब्रदर्स फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। मतलब चाइना और पाकिस्तान आपस में बहुत सी सालों की मेहनत और बहुत से डिफरेंसेस के बावजूद आपस में मेहनत करके, प्रोजेक्ट्स करके, एक आसमान के साए तले हाथों में हाथ मिला के वो इकट्ठे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और ये ता हयात चलता रहेगा। बेसिकली उनकी ये थिंकिंग है। तो ये सॉन्ग बेसिकली पाक चीन दोस्ती के ऊपर मुनहसर है। वाह, क्या बात है। अच्छा उमैर, पाकिस्तान के लोग चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ लोग हमारी उर्दू बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि ज़ाहिर है करीबी ताल्लुक़ है, हम लोग वहाँ जाते हैं, वो लोग हमारे पास रहते हैं। तो आपने तो चाइनीज़ में गाना सीख लिया, चाइनीज़ भाइयों को भी आपने उर्दू सिखाई या नहीं? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। और वो बल्कि बहुत खुश होते हैं उनकी लैंग्वेज में कोई बात करे उनसे। तो मैंने सॉन्ग किया तो इट वाज अ ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर मी। बल्कि जितनी भी पावर प्लांट की एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट बिकॉज इस गाने की वजह से। और लैंग्वेज मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं सीखी, लेकिन मैं लैंग्वेज को लर्निंग स्टेज में है हूँ मैं अभी। और कुछ चाइनीज़ सीखते हैं, उर्दू के वर्ड सीखते हैं, बट दे लुक वेरी फ़नी जस्ट लाइक हम चाइनीज़ बोलते हुए बड़े फ़नी लगते होंगे उनको। डेफिनेटली। उमैर, मुझे ये बताइएगा कि नो डाउट आपने जिस तरीके से गाना गाया इसमें आपकी मेहनत नज़र आ रही है, लेकिन ये गाना लिखा किसने, इसको म्यूज़िक आपने खुद बनाया, लेकिन इसको कितना टाइम लगा आपको तैयार करने में, याद करने में? बहुत सारी मुश्किलात भी आती होती हैं, ऑब्वियसली अपनी ज़ुबान तो है नहीं। बेसिकली मैं 5-6 साल से म्यूज़िक की फील्ड में हूँ। मैंने इंग्लिश और उर्दू रैप से स्टार्ट किया अपना करियर सिंगिंग का। और उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बड़ा अच्छा म्यूज़िशियन मेरा दोस्त है ओमी लियास मोहसिन, उनके साथ मैंने कुछ सोलो सिंगिंग और पॉप की फील्ड को मैंने ना लर्निंग किया। तो ये करते करते मतलब ये चाइनीज़ सॉन्ग भी इसी जानरा का है, पॉप सॉन्ग का जानरा का है। और अपने कुछ चाइनीज़ कोलीग से मैंने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर मैंने गाना तैयार कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके। क्या
क्या बात है उमैर, और अपनी लैंग्वेज का अब हमें कोई गाना सुना दें। आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम आपसे आपका गाना ना सुने। जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी सॉन्ग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ECG रैपर के नाम से मेरा पेज है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं सॉन्ग्स। बल्कि एक सॉन्ग मेरा मेरे बड़े अच्छे सिंगर दोस्त उमर शकील उनके साथ आया था, सोना मुखड़ा। उसके अलावा मेरे एक दो क्या कहते हैं अपकमिंग सॉन्ग्स भी हैं जिनको प्रोड्यूस किया उस्ताद म्यूज़िक ने और ओमी लियास ने। दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस। तो मैं आपको एक सॉन्ग अपना सुनाता हूँ, उमर शकील के साथ मेरा सॉन्ग है सोना मुखड़ा। इट्स लाइक सोना मुखड़ा वखांदी जा, सोना मुखड़ा वखांदी जा, सोना मुखड़ा वखांदी जा, सोना मुखड़ा वखांदी जा, मैनू हो गया तेरे नाल प्यार वे तू सजना तो ना शर्मा, मैनू हो गया तेरे नाल प्यार वे तू सजना तो ना शर्मा, सजना तो ना शर्मा, सजना तो ना शर्मा। इसी तरह के 4-5 सॉन्ग्स इन लाइन है, और इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं रिलीज़ करूंगा सॉन्ग्स, आप पेज पे मेरे देख सकते हैं। नहीं डेफिनेटली आप बिल्कुल रिलीज़ करें, लेकिन आपने मेंशन किया था कि आपने इंग्लिश रैप से स्टार्ट किया था, फिर उर्दू रैप भी आपने किया। सो कुछ रैप भी ज़रा सुनाएं, हमें पता तो चले कि किस किस्म की रैप आप करते हैं। रैप इज़ माय फील्ड बेसिकली। तो रैप मैं फ्री स्टाइल भी करता रहा हूँ, और रैप से ही स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर। तो मैं आपको छोटा सा पोर्शन पंजाबी रैप का सुनाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश का। जिथे भी जान देखो देश दा पिलान, देसी मुंडियां दी शान देख दुनिया हैरान, नाले पंगदा रजे इत्थे चढ़िए शराब, जेड़ा मूरे आके खंगे ओदी नींदरा खराब, मेरे तो पहला मेरी फौज तैयार, नहीं डरदे दलेर मेरे मित्र तैयार। इंग्लिश पोर्शन थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। I used to put in a rhyme, but all on a time checking the bushes is actually my design, is my resign, is my wishes. Cause I'm the beginning, I'm a triggering, only a bunch of a lingering, and you gonna shivering in a flickering, and I'm a pizza delivering. KG, my name is a giving a fem in a page of a various rapping. Gotta believe in engineering, kid is a rapper, can you just believe it? ओके ओके, बहुत खूब। सो उमैर, मेरा तो ख्याल है कि आपने चीनी गाना गा के अपनी नौकरी तो पक्की करवा ली है। अब क्या कैसा बिहेवियर है चीनी दोस्तों का आपके साथ, और उनको भी कोई गाना तो याद करवाना था उर्दू में? जी बिल्कुल, बल्कि मैं नेक्स्ट चाइनीज सॉन्ग भी रेडी कर रहा हूँ। पावर प्लांट की अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा है कि प्रिपेयर द नेक्स्ट सॉन्ग, चाइनीज़ सॉन्ग, तो मैं उस पर भी वर्कआउट कर रहा हूँ, और कुछ चाइनीज़ और उर्दू सॉन्ग का मिक्सचर मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो बाकी ये है कि इंतजार करेंगे उमैर कि आप चाइनीज़ और उर्दू सॉन्ग का मिक्सचर लेके आए, ताकि थोड़ा थोड़ा पाकिस्तानियों को भी समझ आए जिनको लैंग्वेज नहीं आती। आपका पैशन क्या है, जो काम आप कर रहे हैं वो, या म्यूज़िक के साथ ज़्यादा लगाव है? और अगर मैं पूछूं कि अगले 10 सालों बाद एज करियर आप किसको देखते हैं, तो वो म्यूज़िक होगा या आपका करंट प्रोफेशन? क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? आई थिंक आई विल कंटिन्यू बोथ। लाइक जॉब तो चल रही है एज अ प्रोफेशन मेरी, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, तो वो कंटिन्यू करूँगा मैं। इट्स अ गुड फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड है ये इसकी पावर प्लांट की, और इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि आप फॉरेनर्स के साथ काम कर रहे हैं। चाइनीज़ के साथ बड़ा कुछ सीखने को मिलता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। कल्चर किस तरह है, वो किस तरह से रहते हैं, ये चीज़ें भी आपको देखने और सीखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कल्चर उनका। उसके अलावा आपस में मिलजुल के रहते हैं वो लोग, और बड़ा फ्रेंडली सा बिहेवियर होता है उनका। और ये है कि उसके अलावा पैशन का आपने पूछा, तो म्यूज़िक इज़ माय पैशन, सिंगिंग इज़ माय पैशन। तो अपनी टीम के साथ मैं स्टूडियो में उसको कंटिन्यू करके रखूँगा। सियालकोट में स्टूडियो है मेरा। ठीक है। सो उमैर, ये भी बताइएगा कि म्यूज़िक में आप किसको फॉलो करते हैं आजकल? आपने बताया कि रैप आपको पसंद है और आपकी बेस वही है। सो रैप में अगर मैं पूछूं तो पंजाबी कौन सा आपको पसंद है, इंग्लिश में कौन पसंद है, उर्दू में कौन पसंद है, या फिर अगर वैसे सिंगर्स की बात की जाए तो गज़ल गायकी में, पॉप में, रॉक में, ये जितने भी जॉनरा है इसमें अपनी ज़रा बताएं तो सही, इंस्पिरेशन कौन कौन है आपकी? जी बिल्कुल, लिसनिंग तो मेरी कोई 10-12 साल से है म्यूज़िक की, सिंस आई वाज इन यूनिवर्सिटी। तो इंग्लिश में बेसिकली मैंने सुना है एमिनेम को, ही इज़ माय आइडियल इन म्यूज़िक,
रैप म्यूज़िक, और पॉप में एनरिके इग्लेसियस, उसके अलावा उर्दू पंजाबी रैप में बोहेमिया को फॉलो किया मैंने, ही इज़ द बेस्ट, ठीक। और उसके अलावा कोशिश यही होती है कि मैं कुछ इनोवेट करता हूँ अपने लिरिक्स, मैं लिरिक्स भी खुद लिखता हूँ और म्यूज़िक भी बनाना स्टार्ट किया मैंने थोड़ा सा। अच्छा, आपने जिस तरीके से इंग्लिश में रैप किया, सो इंग्लिश में अगर गाना, आपने इनरिके का नाम लिया, सो इनरिके का कोई गाना? मुश्किल सॉन्ग्स हैं उसके काफ़ी, पॉप के सॉन्ग्स मुश्किल हैं उसके, इज़ वेरी ग्रेट सिंगर, आई डोंट थिंक आई कैन परफॉर्म लाइव, लेकिन अच्छे सॉन्ग्स हैं। उसका हीरो सॉन्ग बड़ा अच्छा है, उसके अलावा 2-3 सॉन्ग्स और बड़े फेमस सॉन्ग्स हैं उसके, तो अच्छा फॉलो करता हूँ मैं। उसके अलावा अच्छे सिंगर्स और भी हैं, क्रिस ब्राउन, उसके अलावा माइले साइरस, पॉप में काफ़ी अच्छे नाम आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। अच्छा उमैर, आपकी पर्सनैलिटी के दो रुख, एक तरफ इंजीनियर, एक तरफ सिंगर, वर्क प्लेस पे आप सिंगर भी होते हैं, या जब सिंगर होते हैं तो क्या इंजीनियरिंग का भी कोई काम साथ साथ कर रहे होते हैं? कैसे दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं? ये आप कह लें कि ये बेसिकली गॉड गिफ्टेड है। जैसे ही मेरे जहन में कोई आइडिया ड्यूरिंग द वर्किंग भी आ जाए तो मैं उसको स्केचिंग कर लेता हूँ उसकी और सेव कर लेता हूँ, ताकि आफ्टर द वर्क टाइम, आफ्टर द वर्क प्लेस मैं उसको कंटिन्यू कर सकूँ उधर से ही, रिकॉर्ड से अपने। फरमाइश भी करते हैं आपके दोस्त अहबाब के, कुछ सुनाए ज़रा, काम अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जब हम गैदरिंग में बैठते हैं पाकिस्तानी और चाइनीज़, लाइक मेस में या फिर कुछ इवेंट्स वगैरह फंक्शंस पे, तो वो मेरे से फरमाइश करते हैं कि आप लाइव सुनाएं, आप ये सॉन्ग कंटिन्यू करें। तो काफ़ी जगह पे परफॉर्म किया मैंने। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो कोई 15-20 डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, छोटे छोटे से कॉन्सर्ट्स इंटर इसी लेवल तरीके से आप बढ़ते चले जाएं, आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों जो है वो ओके रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। जाते जाते जो है कोई एक गाना, कोई अच्छा सा जो प्रॉपरली, मतलब जिसका कोई एक अंतरा भी आप सुनाएं और हम भी आपके साथ मिलकर गाएंगे। 1-2 लाइंस नहीं, आपने कोई गाना जो है ना थोड़ा सा लंबा हमें सुनाना है, आप पाकिस्तानी। हाँ, कंजूसी नहीं करनी गाना सुनाने में। चले मैं कोशिश करता हूँ। एक नगमा मैं सुना देता हूँ पाकिस्तान पे ना। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे आगे भी चलेगा गाना, उधर स्टॉप हो गया, इधर इस्लामाबाद स्टूडियो में चल रहा है अभी। वेल उमैर, आई होप कि आपका जो है ना म्यूज़िक इसी तरीके से चलता रहेगा और आपकी इंजीनियरिंग भी इसी तरीके से चलती रहेगी। कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स को? जी बिल्कुल जी, मैसेज मैं यही कन्वे करना चाहता हूँ कि मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है, गॉड गिफ्टेड स्किल मौजूद है। तो आप अपने आप में वर्कआउट करें, उसको पहचानें, पॉलिश करें अपने टैलेंट को और उसमें अपने आप को मनवाएं। अच्छा, मुझे ये वो बताओ, आपकी उमैर के बंदा इंसान अपने आप को पॉलिश तो करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही टीचर का मिलना भी बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर म्यूज़िक एक अलग इस किस्म की चीज़ है जिसमें उस्ताद की ज़रूरत होती है। सो जिसने भी सिंगिंग करनी है, आप खुद बता रहे हो कि आप तकरीबन 10-12 साल से कर रहे हो, सो वो इनिशियल स्टेप्स क्या ले, क्या चीज़ों को सुना करे, खुद प्रैक्टिस किया करे, कोई इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस किया करे, क्या किया करे वो? इसके लिए बेसिक तो आपकी लिसनिंग होनी चाहिए कि आप लिसन करें जितना आप लिसन कर सकते हैं। जो आपके फेवरेट जॉनरा है, पॉप का आपको शौक है या उसका रैप का है या आपको सोलो का है, आप उसके जॉनरा के टॉप सिंगर्स को सुने और कोशिश करें उसमें अपने आप खुद ही कुछ लिखने की।
जो सिंगर होता है एक अच्छा, वो ज़रूरी है कि लिरिसिस्ट भी हो, फिर मज़ा आता है इस फील्ड में ना। बिल्कुल, अगर आप लिरिसिस्ट हो दो तो फिर गाने में भी चार चार चांद चांद लग जाते हैं। अच्छा उमर, सियालकोट में जनरली हम देखते हैं कि क्योंकि स्पोर्ट्स कोर्ट ज़्यादा बनती है, स्पोर्ट्स का रुझान तो होता है, लेकिन गाने का रुझान जो है वो हमने कम देखा। आप जितने लोगों को जानते हैं, ज़ाहिर है आपका ब्रॉटअप वहाँ पे हुआ, आपको म्यूज़िक लवर्स कितनी तादाद में नज़र आई है जो गाना भी चाहते हैं? नहीं जी, ये तो बात आपने थोड़ी सी डिफरेंट की है। बिलाल सईद बड़े मशहूर सिंगर हैं सियालकोट के, उसके अलावा भी 2-3 अच्छे सिंगर्स हैं सियालकोट के मौजूद। जो सिंगर्स हैं दे आर वेरी गुड, लेकिन होता है ना जनरल पॉपुलेशन में एक ट्रेंड देखते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो वो जनरल ट्रेंड जो है वो ज़रा कम है बाकी शहरों की निस्बत। व्हाट आई थिंक, आपकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। और इनकी राय इस वजह से है कि ये कह रही हैं, अब ज़ाहिरी बात है उमैर, आप इस बात को यूँ देखो कि सियालकोट को अगर फैसलाबाद से कंपेयर किया जाए तो फिर फैसलाबाद में जितनी मौसीकी है, जितने मौसीकी के घराने हैं, जो जो बड़े नाम वहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेजेंडरी सिंगर्स हैं। ये एरिया का डिपेंड करता है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मतलब सियालकोट लोकेशन वो कह लें कि बिज़नेस के लिहाज से ज़्यादा रुझान है उधर, तो लाहौर, कराची, फैसलाबाद, तो इस तरह के सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। अच्छा उमैर, ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि हमारे यहाँ पर ना म्यूज़िक स्कूल्स नहीं है। व्हाट आई बिलीव कि म्यूज़िक स्कूल्स अगर हमारे पास होते तो और अच्छे बच्चे निकलते, म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होते तो और ज़्यादा हमें अच्छे सिंगर्स हम दुनिया में प्रोड्यूस कर सकते। सो अब एक बच्चा है, आपने उसको ये तो मशवरा दे दिया कि वो सुने, लेकिन वो किसके पास जाके सीखे, और क्या वो सिर्फ सुने ही, अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ आप उसको टिप्स दो ना। हाँ, जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म की तो कमी है हमारे कंट्री में, और सेकेंडली कुछ अरेंजमेंट्स करनी चाहिए स्टेजेस की, कुछ शोज़ की, स्मॉल लेवल से स्टार्ट करके। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा रैप का बहुत ज़्यादा रुझान है, हसल शो भी पिछले दिनों, हसल 1, हसल 2, तो उसमें जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, उनको चांस दिया जाता है, और छोटा स्टेज ही होता है लेकिन चांसेस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इधर हमारे कंट्री में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए। आपने एग्जाम्पल दी, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखें, यहाँ पे जितना हम अपनी यूथ को फैसिलिटेट कर रहे हैं उतना मेरा ख्याल है इंडिया में नहीं किया जाता। दिखाया ज़्यादा जाता है, किया कम जाता है। यहाँ पे दिखाया भले ही कम जाए लेकिन किया बहुत ज़्यादा जाता है। अभी रिसेंटली जो चीज़ प्लान हुई जिसपे हमने कल भी प्रोग्राम किया, दैट इज़ इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, फिर कराची में हुआ, इसी तरह यूथ फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल। ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गाने का मौका मिलता है, नए टैलेंट को भी मौका दिया जाता है। फिर जितने ड्रामाज बनते हैं, फिल्म्स बनती है, उनमें नए सिंगर्स को प्रमोट किया जाता है, नए टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जो न्यू टैलेंट है, जो यूनिवर्सिटी से जो इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है, उसको पॉलिश होने का मौका मिलता है, उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, और जो प्रोडक्ट बना रहा होता है या कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है, उसको ये बेनिफिट होता है कि उसको बड़े फनकार की निस्बत या बड़े आर्टिस्ट की निस्बत कॉस्ट कम पड़ती है। एम आई राइट? या डेफिनेटली। यस, यू आर राइट। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लर्निंग के भी इंस्टीट्यूशंस इनको करने चाहिए, क्योंकि एक म्यूजिशियन के लिए, एक सिंगर के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइक गिटार, पियानो या इस तरह की कोई चीज़ ना, वायलिन। थैंक यू सो मच उमैर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर सिंगिंग एंड योर प्रोफेशन एज वेल। इसी तरीके से पाक चीन दोस्ती भी सलामत रहे, और नो डाउट पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक तिजारत का रिलेशन नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ एहसास का जज्बा है। एंड जहाँ तक इंडिया की बात हुई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे सिंगर्स ने जाके वहाँ की इंडस्ट्री को ग्रो किया है। हमारे सिंगर्स आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से कितने नाम कंपटीशन के लिए वहां पर गए जो उन्हीं के मुल्क में उनको हरा कर आए हैं। और वहां पे होने वाला हर जो सुपर हिट सॉन्ग होता है वो रीमेक होता है किसी ना किसी पाकिस्तानी गाने का। वो सिर्फ मैं एक चीज बता दूं कि नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम
उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। सो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के दिया हुआ म्यूज़िक जो है ना, व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरे में सिर्फ और सिर्फ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का दिया हुआ म्यूज़िक ही हम आज दिन तक गा रहे हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं, ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बल्कि पूरी दुनिया में। एक ब्रेक हम लोग शामिल करते हैं, सुबह पाकिस्तान में वापस आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है और अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाए, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। क्या बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने कहा बच्चों को अपना टारगेट रखना चाहिए, फिर उसे कंप्लीट करना चाहिए। अब बच्चों के टारगेट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को समटाइम्स प्रेशराइज भी करते हैं। हम डेली बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि पेरेंटिंग में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और स्पेशली बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर आप किस तरह से नज़र रखें। फिर पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है या टीचर का बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, वो बड़ा मैटर करता है, ख़ास तौर पर इनिशियल एज की जब हम बात करते हैं कि बच्चों को हम अंडर डिसिप्लिन लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन आपने उनको इतने प्यार से सिखाना होता है कि बच्चे को वो पाबंदियां और बेजा सख्तियां ना लगे। बच्चे को ये आप फील करवाए कि हम जो तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए, और ये कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि तुम्हें कैद कर दिया गया है। अब बच्चे को इतनी फ्रीडम दें कि वो छोटे छोटे से डिसीजन अपनी मर्जी के ले सके। कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगानी हो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, उसको भी आपने इतने प्यार से इम्पोज करना होता है कि आपका जो रिलेशन है अपने बच्चे के साथ वो किसी सूरत भी मुतासिर। बिल्कुल जी, और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहतरमा सदफ आफरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ओके, सो बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से गवर्नर साहब भी फरमा रहे थे, बच्चों को एतमाद देना कितना ज़रूरी होता है और एतमाद देने के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए माँ बाप को? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को जो सिखा रहे हैं, क्या बच्चे वो सिर्फ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या दोनों चीज़ें कर रहे हैं। जब हम बच्चों को डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एक नेगेटिव थॉट सामने आती है कि डिसिप्लिन मीन्स आपने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। अगर एक घर के अंदर माँ बाप उस चीज़ को कर ही नहीं रहे, अगर वो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस एक्सक्यूज मी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो बच्चा उस चीज़ को कैसे लर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है, आप अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि मतलब आपने जल्दी जो है बेड पे जाना है, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके लिए घर में क्या ये सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं, लाइक एवरीबडी गोज़ टू द बेड अर्ली, लाइक मतलब जैसे ही शाम का टाइम होता है 8 बजे, डिनर के बाद बेड पे सारे क्या सोने के लिए चले जाते हैं। अगर घर पे वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ ऑडिटरी पे काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने बच्चे को ये बता रहे कि दिस इज स्लीप टाइम, आपने ही सोना है। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसको ये लगता है ओ दिस इज़ ओनली फॉर मी। आप सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे, भाई क्यों नहीं सो रहा, बाबा क्यों नहीं सो रहे, मामा क्यों नहीं सो रही, दादा, घर में जो भी बड़े हैं वो क्यों नहीं सो रहे। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव अगर आप लवेबल सर्कमस्टांसेस अपने बच्चे को देते हैं, दैट इज़ ईजी वे टू डिसिप्लिन द चाइल्ड। सही, और वो इजी वे किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। देखें, आपने बच्चे को सुलाने के लिए लेट्स सपोज कि पेरेंट्स की वर्क रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बच्चे ने तो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाना है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है टाइम के अंदर, उसको कैसे एडजस्ट किया जा सके कि बच्चे को भी बुरा ना लगे और आपका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम स्केड्यूल पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो उनको पता है कि उन्होंने जॉब पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए लाइक कि ब्रेकफास्ट सबने इकट्ठे करना है। अब ब्रेकफास्ट में आपको पता है कि आपने अपने बच्चे से पूछना है कि अगर उसे कोई कल के दिन में या आज के दिन में कोई परेशानी है, कोई नीड है जो वो पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहता है। बिफोर दैट अगर आप एक शॉर्ट सी मीटिंग रखते हैं ड्यूरिंग द ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट से पहले, तो आपके पास टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का, एंड देन आप उसको ड्रॉप करते हैं स्कूल में। बच्चे को भी पता है कि मैं पेरेंट्स के अंडर सुपरविजन हूँ और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अर्ली मॉर्निंग मुझसे पूछा जाता है। अगर मुझे कोई क्लास में बुली करता है या कोई भी मुझे इशू है तो मुझसे डिस्कस होता है। अगर आप अपने बच्चे से डिस्कस ही नहीं करेंगे चीज़ें, तो आपका बच्चा अपने पॉइंट्स आपके साथ कैसे, उसको तो ये पता है कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे? देखिए, कम्युनिकेशन गैप इटसेल्फ ओनली नॉट बिटवीन द पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में भी सिर्फ इशू नहीं है। आप किसी भी दो फ्रेंड्स के दरमियान में देख लें, हमेशा जब भी कोई थर्ड चीज़ आती है, अखा वो आईपैड की सूरत में आ रही है, किसी पर्सन की सूरत में आ रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती है, क्योंकि बच्चा डेविएट हो रहा है, आपसे हट रहा है। उसको लगता है कि आपके पास मुझे सुनने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास मुझे सुनने का टाइम नहीं है तो बेहतर है कि मैं अपनी चीज़ें जो है वो किसी से भी डिस्कस नहीं करूँ। देन
देन दैट स्टार्ट आइसोलेशन। अब आइसोलेशन तो टोटली एक अलग चीज़ है, डिसिप्लिन तो फिर उस चीज़ में ख़त्म हो गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने बच्चे को स्ट्रेस आउट नहीं करें। द बेस्ट एडवाइस वी ऑलवेज गिव टू पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे से डिस्कस करते हैं चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा विजुअल, लाइक आप उससे विजुअल एड दे रहे हैं कि घर पे डिस्कशन का एक प्रॉपर टाइम है, वापस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चों ने सिर्फ माँ बाप उस टाइम पे आ रहे हैं जब बच्चे सो रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फादर के केस में हो सकता है बट मदर के केस में यूजुअली ऐसा नहीं होता। सो माँ शुड बी देयर, लाइक माँ घर पे मौजूद है, तो बच्चे को ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, माँ को पूछने की ज़रूरत है। रूटीन जिसको कहते हैं, रूटीन कॉलिंग हम कहते हैं कि आप अपने बच्चे को रिकॉल कराएं कि सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सो कम्युनिकेशन गैप आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नॉट नीदर बिटवीन द पेरेंट्स, अदरवाइज मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, सिबलिंग राइवलरी जो है वो हमने हर फैमिली में देखी है, सबसे ज्यादा तब होती है। एक तो ये होता है अगर पेरेंट्स इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बच्चे या बच्ची किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर एक बच्चा कोई साल 2 साल बड़ा है, पेरेंट्स के लिए वो थोड़ा समझदार है, और एक बच्चा उससे छोटा है एज में, पेरेंट्स ये समझते हैं कि इसको ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है या वो उससे ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, बड़े बच्चे से थोड़ा गुस्से से भी कर लेते हैं कि ये तो समझता है, वहाँ पे वो जो डिफरेंस होता है बच्चों के दिल में नफरत पैदा कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रिसाइज कर लें तो जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, जैसे ही सेकंड बॉर्न आता है वो ऑलरेडी थ्रेट हो जाता है कि ओ पहले तो मुझे ही सारी अटेंशन मिल रही थी, अब ये कौन है न्यू जिसको सारी अटेंशन देना शुरू हो गए या हाफ ऑफ द अटेंशन देना शुरू हो गए। एक रूल है कि 7 ईयर्स तक आप बच्चे को एक मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की टर्मिनोलॉजी नहीं समझा सकते। आप उसको ये नहीं बता सकते व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप उसको करके दिखा सकते हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें, जैसे एक छोटा बच्चा है, मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाती हूँ, अगर आप देखिए एक छोटा बच्चा माँ के पास मौजूद है, आप उसको कोई भी प्यार भरा जेस्चर देंगे, वो फ़ौरन से पहले अपनी माँ को देखेगा। इफ़ देयर इज़ अ लव सिग्नल कि आपको अंकल आंटी प्यार से आपसे बात करें, ही विल कंफर्म येस दैट्स द राइट थिंग। अब कहाँ से उसने लर्निंग स्टार्ट की? अपनी माँ से। जैसे उसको पता चलेगा कि माँ के एक्सप्रेशंस थोड़े ख़राब हैं, किसी ने कोई बैड कमेंट किया, ओ आपने ये चीज़ गिरा दी, द चाइल्ड विल बी लाइक ऑफेंडेड। अच्छा, माँ को देखा, माँ ने भी ऐसे देखा, मैंने कुछ बुरा एक्ट किया। नाउ द चाइल्ड इज़ एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द मदर। अब वो जो चीज़ है उसको ये पता है कि ये तो मेरा एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है, सो सारी तवज्जो मुझे मिल रही है। दूसरा आया, तवज्जो नेचुरली डिवाइड हुई, और उस टाइम वो जो छोटा बच्चा है हार्डली 3-4 मंथ्स का, वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो 2-3 साल का बच्चा है वो तो अंडरस्टैंड कर रहा है। राइट टाइम ये है कि अब फादर की ड्यूटी है कि अगर माँ द बिजी, ऑब्वियसली न्यू बॉर्न नीड्स द टाइम, तो माँ अगर बिजी है तो बाप उस बच्चे को प्रॉपर टाइम दे कि बाबा इज़ हेयर फॉर यू, बाबा आपसे डिस्कस करेंगे। दैट्स हाउ टू बैलेंस अ फैमिली। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये बच्चों के अंदर कहाँ से चीज़ आती है कि उनको जिद करने से या रोने से उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? ये उनके अंदर ये फैक्टर आता कैसे है बच्चों? ये सबसे ज़्यादा फैक्टर आता है आपकी अपनी फैमिली के अंदर से, पेरेंट्स के अंदर से। देखिए, पहली बात है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट लर्निंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट लर्निंग ये है, बच्चे जो इन्वायरमेंट देखेंगे अपने पेरेंट्स के दरमियान में किसी बात पे भी आर्ग्यू करना, और जब आर्ग्यूमेंट के बाद वो बात रिजॉल्व हो रही है, बाहर जाना है, नहीं जाना, यहाँ जाना है, अच्छा एक प्रॉपर आपने अच्छी सी आवाज़, अपनी टोन ऊंची की तो आपकी बात मानेगी डेफिनेटली। अगर घर के घरेलू हालात देखें तो थोड़ी सी चीज़ें भी लड़ाई झगड़े में बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वो तो लड़ाई होती है ना। बच्चे उस चीज़ से, उस आर्ग्यूमेंट से चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करते हैं। दे नो कि हमें पेरेंट्स ने तब सुनना है जब हम भी अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे। जब अब बच्चों को आवाज़ ऊंची करने में, देखिए बच्चे ये तो आपसे कभी नहीं कर सकते हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हमें टेंशन हो रही है, हमें सही तंग करो, परेशान नहीं करो। दे आर गोइंग टू वायलेट द रूल्स। और वो कैसे करेंगे? स्क्रीम करेंगे। अब स्क्रीम पे ऑब्वियसली आपको हेडेक होगा, आपने कहना अच्छा चुप करो, द पहली अटेम्प्ट, चुप करो मैं ले जाऊंगी। अब ये जो पहली अटेम्प्ट पे आपने उसको येस बोल दिया, उसने लर्न कर लिया कि आपने उसको एक बिहेवियर दे दिया। दिस इज द वे कि वो वहां से आपके साथ उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट वे है, आई ऑलवेज से, जहाँ पे बिहेवियर ख़राब है आप वहीं पर डिस्कशन का मोड ऑन करें। एक वेरी बेस्ट एग्जांपल, 2 बच्चे अगर लड़ाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मतलब बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं या 2 फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, अगर एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को हिट किया है, आप हमेशा उसी टाइम उस चीज़ को एड्रेस करें। आप पहले तो उससे ये पूछें, ये नहीं, रेदर देन सेइंग और नो हिटिंग इज़ रियली बैड, आप उससे कहें वाज इट अ राइट बिहेवियर, लेट्स टॉक अबाउट इट।
आप तीनों बैठे, अगर फॉर एग्जांपल वो दोनों आपके ही बच्चे हैं, डिस्कस है। अगर आपको लगता है बच्चा इतना स्टबन है, उस टाइम उसने सिर्फ रोना है, डिस्कस नहीं करना, आप टाइम आउट ले लें, उसके साथ कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग दैट डू इट अगेन, ओके नाउ बिकॉज आई कैन फील योर बॉडी इज रिलैक्स, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। आपने थोड़ी देर पहले जो किया था, क्या वो सही था? आपको नहीं लगता वो आपके इस एक्ट से वो सैड हो गया है? सो द चाइल्ड नेचुरली लर्न्स, जब बच्चा काम होगा तो आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, बच्चे समटाइम्स पेरेंट्स के साथ अगर बहुत मोहब्बत का भी रिश्ता हो तो बच्चे ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को, जो कि मैंने भी बचपन में किया कि कोई बात अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आप बहुत किया स्कूल। नहीं, मैं क्या करती थी, नाराज हो जाती थी, फिर जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती थी, मानी नहीं जाती थी, तो मैं आके खाना नहीं खाती। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये खाना नहीं खा रही, अच्छा चलो सोचते हैं, इस पे निगोशिएट करते हैं। मेरे फादर मुझे ये कहते थे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग होती है बच्चों की तरफ से, इसको कैसे टैकल किया जाए? बच्चे अगर खाना नहीं खाएंगे, जाहिर है पेरेंट्स को तकलीफ होगी, बच्चा भूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, और फिर इस तरह कुछ ऐसी बातें जो पेरेंट्स मानना नहीं चाहते लेकिन उनको माननी पड़ जाती है। इसके लिए हमेशा देखिए बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आपने बच्चे को एक मतलब लिमिटेड जोन नहीं देना, डेफिनेटली वहाँ हमेशा एक वे ऑफ टॉक होना चाहिए, लेकिन ऐसी बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे को एम्पैथी भी दें, काइंडनेस भी दें, बट इट शुड बी लाइक अ वेरी फर्म टोन कि आपको पता है आपने अगर इस रूल को ब्रेक किया तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस। अब अगर आप अपनी एग्जांपल दे रही हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं नाराज़ होती थी और मैं खाना नहीं खाती थी, अगर हम उसको किसी बच्चे के वे में करें कि उसके आगे अगर सब्जी पड़ी है और वो नहीं खाना चाहता, अब पहली बात तो यहाँ पे ये है कि घर के अंदर माहौल में डेफिनेटली वेरिएशन मौजूद है कि ऑलरेडी घर में चीज़ें इतनी डिफरेंट बनती हैं कि बच्चे को पता है मैं ये नहीं खाऊंगा, ये भी मिल जाएगा। पहले तो ये है कि जो पका है आप घर में सारे अगर बैठ के उस टेबल पे खा रहे, जैसे मैंने कहा था ब्रेकफास्ट की एग्जाम्पल, सो एवरीवन नोज हर एक की प्लेट में वही सालन है तो वो आप खा सकते हैं। बच्चे को अगर टिंडे पसंद ही ना और बाकी फैमिली यही को तो पसंद बात हो, है। तो अब बच्चा देखिए क्यों अगर खाए? शुरू से आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं तो आप बच्चे को कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो, हाँ आप उसको ये कह सकते हो कि वंस अ वीक लेट्स मेक अ डील, वंस अ वीक आप अगर मतलब ये चीज़ खाएंगे तो मैं खा लोगे तो फिर हाँ तो मैं आपकी ये बात सेकंड डे आपकी ये विश पूरी होगी, आपको ये टॉय मिलेगा या मैं आपकी पसंद का ये खाना बनाऊंगी। लेकिन आई थिंक 7 डेज में अगर आप अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन इन अ डिस्कशन वे करते, एक प्रॉपर बाउंड्रीज होती है ना, अगर आप उसको सेट करते हैं कि अच्छा ठीक है वंस अ वीक लेट्स डू इट एंड देन आफ्टर दैट ट्वाइस अ वीक। तमाम ही माँ बाप जो इस वक्त देख रहे हैं, और ये हम लोग उन एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं जो तकरीबन 6 साल से बच्चों के लिए, 6 भी नहीं 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए, जो स्कूल गोइंग है, लर्निंग फेज़ में है बच्चे, 6, 7, 8, 9 क्लास के बच्चे। अब उनके साथ क्या होता है कि वो स्कूल में जाते हैं, सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू हो रही हैं, 2 बजे तक, वहाँ से वापस आते हैं तो डेफिनेटली आजकल या तो घर पे ट्यूटर आते हैं, किसी एकेडमी में बच्चे जा रहे हैं, उससे 4 घंटे वहाँ पर भी दिए। माँ बाप को अब इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? कितना एक बच्चों से एजुकेशन के बारे में उनके पूछना चाहिए? क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 24 घंटे में अगर आप एक बच्चे को फोकस करवा रहे हैं ना 12 से 14 घंटे पढ़ाई के ऊपर, सो बच्चा घर में ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरी वालदा और मेरे वालिद भी बैठ के मुझसे ये सवाल करें। बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा सवाल भी किया। अच्छा, उसमें देखिए सबसे पहले जो थोड़ी देर पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लड़ाई झगड़े भी बेसिक रीज़न भी यही है बच्चों के दरमियान में जब आप कंपटीशन रेज करते हैं। अब पढ़ाई एक वाहिद चीज़ है जो इस टाइम आई थिंक नॉट ओनली इन द स्कूल्स, एट होम एज वेल, फलां का बच्चा, फलां मेरी बहन का बच्चा आगे निकल गया, फलां देखो तुम्हारी फुप्पो का बेटा आगे निकल गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को नेगेटिव थॉट दे रही हैं। अब सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, कंपैरिजन घर में स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा भाई इतनी एज में था तो उसने इतने नंबर लिए थे, इतने ग्रेड्स लिए थे, इतने बैंड्स लिए थे, तुम ये नहीं कर सके। और अगर जिसका एक बच्चा है, उन्होंने तो एग्जाम्पल ही अपने आप से स्टार्ट करनी है, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती थी, तुमसे तो ये काम नहीं होता। अब वो जो चीज़ें हैं वो इटसेल्फ अब बच्चे को पहले नेगेटिव एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं। लेकिन सेकेंडली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एजुकेशन के बारे में आपने बात करनी है, लेकिन हमेशा एजुकेशन क्या है, इज़ नॉट अबाउट द रट्टा सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। अब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखा सकते हैं कि देखिए अगर वो स्कूल से आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमी ही उनको भेजें। पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स जो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट एजुकेशन, मैं इस टाइम उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रही जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोस्टली जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ इस वे में एंगेज हो सकते हैं। टीचिंग इज़ नॉट अ वे लाइक कि आपने उसको एक प्रॉपरली सिर्फ बुकिश नॉलेज ही देना है, आप उसको फन वे में डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू वो ट्यूशन का टाइम आप अपने साथ एंगेज करें। अच्छा सदफ, माइंड रीडिंग वैसे तो आपकी एक्सपर्ट ही होगी, लेकिन पेरेंट्स समटाइम्स अपने बच्चों का माइंड रीड करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं, अगर हम उससे ऐसे बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या हो सकता है। तो पेरेंट्स बच्चों का माइंड रीड कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर उन्होंने तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है बच्चों के साथ। अगर आपका रिलेशनशिप अथॉरिटेटिव है, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपका बच्चा आपके साथ खुल के सामने आएगा, फिर तो रीड करने की एबिलिटी ख़त्म, क्योंकि आप अथॉरिटेटिव हैं। आपने माइंड में ये रखना है। अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक पेरेंट है, वो समझते हैं कि वी आर वेरी गुड, हम अपने बच्चों को कभी भी जो है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जिनको कहते हैं, हम अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फ्रीडम ऑफ लाइफ देंगे, बाकी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनको छेड़ेंगे नहीं, लेट देम मेक देयर डिसीजंस। लेकिन क्या होता है, जब वो बाहर जाते हैं, उनको पता चलता है कि उनके किसी फ्रेंड के बच्चे ने ग्रेड्स लिए हैं, नाउ माइंड में फील हो गया, अच्छा ग्रेड्स लिए हैं, मुझे तो मेरे वाले का पता ही नहीं है। हाँ। अब वो घर आते हैं, लेकिन उनकी इतनी अथॉरिटेटिव नेचर है कि उन्होंने सिर्फ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उस टाइम वो जो करेंगे, अच्छा कॉपीज़ लेके आओ अपनी, दिखाओ मुझे, अच्छा उनको शायद ये भी आइडिया नहीं होगा कि बच्चा कौन से ग्रेड में है, और अगर उससे पीछे गया या आगे गया है तो रीज़न क्या है, कहाँ पे उसके वीक पॉइंट्स हैं। अब माइंड रीड करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वो उनकी एज एन जो वो चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं, ड्रीम्स क्या हैं। हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता। लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग हमेशा से, मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, जब हम लोग पेरेंटिंग के डिस्कस करते हैं, इससे पहले भी जब हम डिस्कस करते रहे, कि हमेशा माँ बाप को ब्लेम किया जा रहा है, विच इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि एक एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चा सही नहीं निकलेगा ना, या बच्चे की कोई भी गलती वो करेगा, चाहे वो 2 क्लास में करे या चाहे वो बच्चा 2nd ईयर में करे, एट द एंड ऑफ द डे आपने ब्लेम डायरेक्टली माँ को करना होता है, ठीक है। बाप तक भी बात डिले में जाती है, और इवन बाप ने भी जो है ना वो माँ को ही आके करना होता है कि आपने इसकी तरबियत नहीं की है वो। सो ये एज ए सोसाइटी हमारा कल्चर क्यों ऐसा बन चुका है कि हम लोग माँ बाप को ब्लेम करते हैं? बच्चा खुद भी तो ऐसा निकल सकता है। अच्छा, बच्चा ऐसा अगर निकलेगा तो वो 7 साल की उम्र के बाद निकलेगा। जो 7 साल पहले उसने देखना है वो घर के इन्वायरमेंट में देखना है। अब यहाँ पे ये बात डेफिनेटली रोल प्ले करती है कि पेरेंट्स कैसे हैं। आपको ये लगता है कि जो 7 साल में बच्चों को फीड कर दिया सारी जिंदगी? यस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन की बात की थी। बच्चे का लर्निंग जो मदर बोर्ड है वो कहाँ पे है कनेक्टेड? अपनी माँ से। आप उसको एक्सप्रेशंस कैसे सिखाते हैं? उसको कोई भी चीज़ जिसको जो घर में इंटर हुआ वो पहले अपनी माँ को एक्सप्रेशन देखेगा कि उसने उसको वेलकम किया या नहीं किया। आपका बच्चा सीख ही आपसे रहा है। यानी पेरेंट्स ने जो बोया वही काटेंगे। आप एक्शंस के बगैर अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। आप उनको राइट एंड रॉन्ग अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह आपको इस बात पे पनिशमेंट देंगे, आप उनको फीड तो कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें क्रिएट करके नहीं दिखा सकते। एंड बच्चे 7 ईयर्स से पहले उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते जब तक उनके सामने वो चीज़ नहीं हो रही। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सदर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और तमाम ही माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। और वो कहते हैं ना कि सोने का नवाला खिला के शेर की नज़र रखना। सो ये वाला किसी ना किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों को उनकी भी स्पेस दें और बच्चों को समझने की कोशिश करें। आपका दौर और आज का दौर बहुत डिफरेंट है। वैसे डोंट मोटिवेट पेरेंट्स कि वो शेर बन जाए बच्चों के नहीं, लेकिन ये ज़रूरी भी है। आजकल जितना माहौल ख़राब चल रहा है, जिस किस्म के, आप लोगों को एटलीस्ट तमाम माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस किस कंपनी के साथ उठ बैठ रहा है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट है। तनाज़े कश्मीर जनूबी एशिया में एटमी जंग का पेश खेमा बन सकता है। खित्ते में एटमी जंग से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए मुदाखलत करे। जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए तनाज़े कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। Welcome to Brilliant Brains.
हमारे ब्रेन पे हमारी लगाम नहीं होती, हमें जो दुनिया का स्टिमुलस है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जब आपकी हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट के नाम से आएगी तो हमारी खुराक जो है वो घबराहट का शिकार बनाएगी। मेन माइंड कंट्रोल वहाँ आता है कि स्टिमुलस जो भी हो आप अपने एक्शन को कंट्रोल करो। इतनी मज़ेदार माइंड गेम्स इसमें चलती हैं। इन बच्चों को जिस तरह इनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को उजागर करना चाहिए, कौमी नशरियाती इदारे ने एफर्ट की, उसके बाद पाकिस्तान में इस नौयत का पहला प्रोग्राम लेके आए और उसका होस्ट आपको बनाया। इस शो पे आके आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। इट्स टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, किड्स एंड द पीपल टू यूज देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल फोरम्स पे रोशन कर रहे हैं। जनाब, आज हमारे साथ जो दो स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने हाल ही में फ़ाइट्स जीती हैं। बॉक्सिंग की हम बात करते हैं, वैसे तो सिंध चैम्पियन नेशनल बॉक्सर, प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जनाब तनवीर खान साहब। उन्होंने पाकिस्तान, दुबई, थाईलैंड में मुकाबले जीते हैं, मुल्क का नाम रोशन किया और अभी अपनी तीसरी प्रोफेशनल फ़ाइट बैंकॉक थाईलैंड में स्वांग क्वार्टन से जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसके अलावा उनके साथ फरीद अहमद मौजूद है जो 3 प्रोफेशनल फ़ाइट्स पहले राउंड में नॉकआउट करके हैट्रिक बना चुके हैं। और ये आज हमारे मेहमान बने। लेट्स सी कि उन्होंने क्या ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाए हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग में बहुत आगे निकलता जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने आपको 2-3 बॉक्सर्स पे ऑन सेट भी मुलाकात करवाई, ये 2 शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची स्टूडियो से वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई और अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच पीटीवी फॉर इनवाइटिंग अस, बहुत शुक्रिया। अरे सलामत रहे। सो तनवीर भाई, सबसे पहले तो आपसे मैं शुरू करूँगा, कैसे आपके करियर का आगाज़ हुआ? सबसे पहले मेरा नाम तनवीर ख़ान है, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ फ़रीद अहमद का, और मैं वुशु का प्लेयर रह चुका हूँ, मैं नेशनल बॉक्सर रह चुका हूँ, किक बॉक्सिंग मैंने खेली है और तकरीबन 6-7 सालों से मैं बॉक्सिंग की कोचिंग कर रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा फरीद, आप थोड़ा सा बताएं, अभी जो आपकी रीसेंट फाइट्स थी उनको कामयाबी में तब्दील करना कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, और फाइट जीतने के बाद आपके जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे, हमारे साथ शेयर करें। जी, इसके पीछे काफ़ी मेहनत थी मेरे उस्ताद जी की, और मेरे उस्ताद की मेहनत थी, मेरे उस्ताद की दुआएं थी। जो मैं वहाँ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अकेला था, मेरे कोच मेरे साथ नहीं थे, कुछ स्पॉन्सर की इशू था, तो इस फाइट में तो काफ़ी मसले थे, मसाइल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फ़ाइट में उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राउंड में मैंने नॉकआउट किया। क्या बात है। अच्छा, ये फ़ाइट थी कहाँ पर फरीद आपकी, और इस फाइट में किस फाइटर के साथ आपका मुकाबला था? ये मेरी थाईलैंड बैंकॉक में फ़ाइट थी, और ये थाईलैंड के फाइटर से मेरी फ़ाइट थी। वो अपने थाईलैंड की कंट्री के फर्स्ट मतलब फाइटर थे, फर्स्ट नंबर पे थे, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्या बात है, ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा तनवीर साहब, आप ज़रा ट्रेनिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर कोच भी हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। बॉक्सिंग के लिए ट्रेन करना, कोई भी नया बंदा जो आपके पास आता है, कितना चैलेंजिंग होता है? और फिर फरीद अहमद जैसा आप टैलेंट प्रोड्यूस करना हो जो पहली राउंड में 3 बार नॉकआउट कर दे किसी को, या 3 जो है बैक टू बैक वो नॉकआउट करने के बाद हैट्रिक बना ले, तो ये ज़ाहिर है इट्स नॉट वेरी ईजी। क्या करते हैं आप, कैसे ट्रेनिंग देते हैं? सबसे पहले तो बॉक्सिंग से पहले मैं उनका माइंड सेट बनाता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन खेल है और कम्बाट स्पोर्ट्स है ये। तो अगर आपको पता होगा कि जितने भी कम्बाट स्पोर्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो बॉक्सिंग में होती हैं, ये सच है।
और उससे पहले जब फाइट स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल साइन करते हैं। इन केस ऑफ एनी इंजरी और कुछ भी हो जाए तो हम उसके ज़िम्मेदार खुद होते हैं। तो उससे पहले मैं उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका पहले मैं माइंड बनाता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि किस तरह आपको बॉक्सिंग में आगे बढ़ना है। पहले मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करता हूँ, देन उनके ऊपर फिज़िकली वर्क करता हूँ। और रही बात फ़रीद अहमद की, तो फ़रीद सिंध चैम्पियन रह चुके हैं, अनबीटेबल रह चुके हैं सिंध में एमेच्योर बॉक्सिंग में, और नेशनल 4 टाइम इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए। और उसके साथ साथ डीजी रेंजर्स जो सिंध है उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और प्रोफेशनल 3 फाइट्स की है इन्होंने, और तीनों के तीनों जो है वो फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट किए हैं। क्या बात है, मतलब ये इस तरह का टैलेंट जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना तो खुशी इसलिए होती है कि पाकिस्तान में जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होते हैं, तो आप जैसे जौहरी जो हैं वो उन हीरो को तराश के फिर कौम के सामने लेके आते हैं। अच्छा, आप खुद इससे पहले लेवल बॉक्सर, किक बॉक्सर और वुशु प्लेयर रह चुके हैं। मुझे ज़रा ये लेवल बॉक्सर और किक बॉक्सर का अगर आप डिफरेंस भी बता दें कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखें, वुशु कंगफू का एक गेम है कंगफू, उसमें से वुशु आती है। वुशु में किक पंच और थ्रो करते हैं, और किक बॉक्सिंग जो है वो सिर्फ किक पंच के ऊपर होता है। तो मेरा ताल्लुक़ बादशाह वुशु एकेडमी से है, तो मैं वुशु का प्लेयर था। फिर जब मैं खेल रहा था तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कुछ नोट किया, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बॉक्सिंग की तरफ जाएँ। तो बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस होते हैं, और बॉक्सिंग के भी फिर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है एमेच्योर बॉक्सिंग जो 3 राउंड्स के ऊपर होता है, और एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है जो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अब फ़रीद जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा है, और उसके साथ साथ मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं 3, वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल में यूथ के चैम्पियंस हैं और जूनियर चैम्पियंस हैं। ठीक, ज़बरदस्त। ये तो आपने इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस भी बता दिया। अच्छा, आप जब फाइट के लिए गए हैं, तीनों बार तीनों जो आपके बॉक्सिंग मैचेस थे उसमें आपने पहले मरहले में ही नॉकआउट कर दिया। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, सामने वाले की स्ट्रेंथ कम थी, ये मतलब कैसे मुमकिन हो पाया? इससे पहले अगर मैं फ़ाइट की तैयारी करवाते तो उस्ताद उस सामने वाले फ़ाइटर की हम लोग कमज़ोरी निकालते थे। मेरे उस्ताद जो है उस फ़ाइटर की वीडियो देखते थे, उनके जो पिछले फ़ाइट होते थे वो अनबीटेड, मतलब अपने कंट्री में वो फर्स्ट नंबर पे थे, तो उनकी फ़ाइटों की वीडियो निकालते थे और वो देखते थे। तो उनमें से जो उनके वीक पॉइंट थे वो उस्ताद मुझे सिखाता था, तो उनके पीछे काफ़ी ट्रेनिंग थी, और वही वीक पॉइंट मैं पकड़ के रिंग में जाता था और उनको नॉकआउट करता था मैं। और बैंकॉक से अलावा भी आपकी फ़ाइट्स हो चुकी हैं कहीं पे डिफरेंट कंट्रीज़ में? कहाँ कहाँ इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान के लिए खेला? आपने पाकिस्तान के लिए खेला? अच्छा, ये बताइएगा फरीद के आपने किसको फॉलो जो है ना वो कर रहे हैं पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से अब तो बॉक्सर्स बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। हम लोग उस्मान वज़ीर की बात करें जो इस टाइम वर्ल्ड यूथ चैंपियन बन चुके हैं, मोहम्मद वसीम की बात करें, उन्होंने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सिकंदर कल मौजूद थे, नो डाउट। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंच पाए। बॉक्सिंग और इसके साथ साथ नजम बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें अब लड़कियां भी बहुत नाम बना रही हूँ। वैसे आई विश के बॉक्सिंग में भी लड़कियां जैसे इंटरेस्ट ले रही है ना, मैं भी आई विश के कुछ सीख सकूँ। इट्स नॉट, मैंने अभी तक जो रुझान देखा है ना स्पोर्ट्स की तरफ हमारी खवातीन का, उसमें 2 जगह बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। एक हमारी हज़ारा बरादरी जो बलूचिस्तान की तरफ से है, और दूसरी हमारी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आवाम मौजूद है उसमें बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो इस वक्त फुटबॉल टीम मेंबर हैं, क्रिकेट टीम की मेंबर हैं, इसके अलावा बॉक्सिंग में ख़वातीन मौजूद हैं। फिर अनीता करीम जो फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल हैं
जो MMA के अंदर मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मेल वाली साइड पे सो वो भी हज़ारा बरादरी और गिलगित बल्तिस्तान से बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी हो रही है पाकिस्तान में। हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं जी फरीद अहमद और तनवीर। सो फरीद, मुझे ये बताइएगा कि किसके फुट स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान में उस्मान वजीर की भी मिसाल मौजूद है, हुसैन साहब की भी मिसाल मौजूद है, मोहम्मद वसीम की भी मिसाल मौजूद है। सो आपका कौन फेवरेट बॉक्सर चल रहा है इस वक्त? अपने उस्ताद मोहतरम को फॉलो करता हूँ। जो मेरे उस्ताद है वो उस्ताद तनवीर है। फिर मेरे जो बड़े उस्ताद है उस्ताद मोहतरम बादशाह ख़ान, तो मैं उनको फोकस करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो उनसे ही मैंने सब गेम सीखी है। अरे बहुत खूब। तनवीर भाई, आप बताइएगा कि आपने जब सफ़र शुरू किया था सो उस वक्त आपने वुशु भी खेला, किक बॉक्सिंग भी किया, तो फिर उसके बाद ये बॉक्सिंग पे आके क्यों रुके आप? लाइक उस स्पोर्ट्स में उनको क्यों नहीं आगे लेकर बढ़े? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वुशु मैंने स्टार्ट की थी, वुशु में खेल रहा था, लेकिन वुशु में मेरे पंचेस काफ़ी अच्छे थे। उस्ताद को नज़र आया तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि आप सिर्फ बॉक्सिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमारी एकेडमी में बॉक्सर्स भी थे। मेरे उस्ताद मोहतरम वली ख़ान तरीन साहब ख़ुद नेशनल बॉक्सर थे और वो काफ़ी अच्छे थे बॉक्सिंग में, तो उनके साथ मैं अटैच हुआ और उन्होंने मुझे बॉक्सिंग की तरफ लेकर गए। तो बॉक्सिंग खेल रहे थे और फिर नेशनल लेवल तक, सिंध लेवल पे खेलें, नेशनल लेवल पे खेलें, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं और पाकिस्तान के लिए जीतूं और जो पाकिस्तानी फ़्लैग है वो इंटरनेशनल लेवल पर, एशियन और वर्ल्ड लेवल पर मैं वो बुलंद करूं। बट वो मेरी जो विश है वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जहाँ पे मेरा क्लब था, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, हम वहाँ से शिफ्ट हुए केमाड़ी की तरफ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैंने जो मेरी ख्वाहिश है वो मैंने पूरी नहीं की, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बनाऊंगा, अपने स्टूडेंट को ऐसे बनाऊंगा कि वो बाहर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम बुलंद करेंगे। तो काफ़ी स्ट्रगल की, उसके लिए काफ़ी मेहनत की, दिन रात, सुबह ट्रेनिंग करना, रात को ट्रेनिंग करना, और इनकी डाइट्स देखना, क्योंकि पहले मैंने कोर्स भी नहीं किए थे बॉक्सिंग के, न्यूट्रिशनिस्ट के, तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद रिसर्च की। और क्योंकि बॉक्सिंग गेम बहुत एडवांस हो चुका है वर्ल्ड में, तो काफ़ी मैंने हेल्प ली अपने लैपटॉप के ज़रिए में और यूट्यूब के ज़रिए मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की, और अपने उस्ताद मोहतरम से मशवरे लेकर मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेशनल लेवल पे वो लोग खेले, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़रीद अहमद जो है वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, जिसने पिछले महीने लेविस को, युगांडा के लेविस को हराया था। दुबई में हम गए थे तो उनको भी फ़र्स्ट राउंड में नॉकआउट किया था, और अब ये थाईलैंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होके आए। जबरदस्त। अच्छा फरीद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप क्या करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए? फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी टफ ट्रेनिंग उस्ताद करवाते हैं। मतलब 2 टाइम ट्रेनिंग मैं करता हूँ। सुबह में मॉर्निंग ट्रेनिंग लाजमी करता हूँ। मॉर्निंग ट्रेनिंग में फ़िज़िकल ट्रेनिंग, रनिंग और पुशअप्स। फिर उसके बाद मैं दुकान पे जाता हूँ, अपनी शॉप पे जाता हूँ। फिर दिन में रात की ट्रेनिंग पे आता हूँ। अपनी मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब फुल ट्रेनिंग करवाते हैं उस्ताद। ठीक है। अच्छा तनवीर साहब, आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपके पास आ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, लेकिन क्या फ्यूचर जो है वो आपको नज़र आ रहा है बॉक्सिंग का? क्योंकि पिछले 1-2 साल में मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स भी हुए हैं नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग के। इवन जिस तरीके से हमारे पास वापडा है, नेशनल बैंक है, आर्मी है, इनकी तरफ से भी बॉक्सिंग को फ़रोग दिया जा रहा है, उनके भी मुकाबले करवाए जा रहे हैं। सो ये जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स होती हैं, इसको देखते हुए और ओवरऑल एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको बॉक्सिंग कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है? मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे नए बॉक्सर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान मुकाबले जीत भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान में नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो लड़के हैं, बॉक्सर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फ़िज़िकली, मेंटली, और काफ़ी मेहनती भी है। लेकिन आपने बात की थी कि नेशनल बैंक और डिपार्टमेंट्स, तो सॉरी टू से जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग इतनी ज़्यादा तेज़ी पर उरूज नहीं कर रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डिपार्टमेंट्स में बॉक्सर्स नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ आपका आर्मी है, एयरफोर्स है, वापडा है और नेवी है, उसके अलावा कोई डिपार्ट नहीं है। बाकी जितने भी डिपार्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रखते हैं
और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर्स को डिपार्टमेंट लें और पूरा इस तरह डिपार्ट बन जाए जिस तरह वापडा बना हुआ है, जिस तरह पहले हमारा स्टील मिल हुआ करता था, KESC के इलेक्ट्रिक हुआ करता था, नेशनल बैंक हुआ करता था, पाकिस्तान रेलवे हुआ करता था। तो जब ज़्यादा डिपार्ट होते हैं तो बच्चे जो है, जो हमारे बॉक्सर्स हैं, उनको रोज़गार मिलता है और ज़ाहिर सी बात फिर उनका पूरा फोकस बॉक्सिंग के ऊपर होता है और कंपटीशन भी अच्छी होती है। जब सख्त कंपटीशन होती है तो बॉक्सर जो हैं वो बिल्कुल क्रीम होके निकलते हैं और यही वजह है कि एमेच्योर बॉक्सिंग में काफ़ी साल हो गए हम लोगों ने गोल्ड मेडल नहीं लिया। तनवीर साहब, अगर बॉक्सिंग के बारे में ये कहा जाए कि ये पैशन हो सकता है या प्रोफेशन भी हो सकता है, प्रोफेशनल बॉक्सर्स के लिए क्या ये सोर्स ऑफ अर्निंग भी होता है कि वो इससे अर्न करें, उनको कोई दूसरा काम ना करना पड़े साथ? जी बिल्कुल। एमेच्योर बॉक्सिंग में सिर्फ आप एमेच्योर की बॉक्सिंग की अगर मैं बताऊंगा फिर आपको जो प्रोफेशन जो हमारे नाजरीन हैं उनको समझ आ जाएगी कि एमेच्योर बॉक्सिंग में सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्ट मिल जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग है ही बिज़नेस है ये, क्योंकि आपका पैशन है बॉक्सिंग खेलना और आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं तो आप इसके ऊपर पर्स भी आपको मिलता है जब आपकी रैंकिंग अप हो जाती है। अभी आप आमिर खान को देखें, मोहम्मद वसीम भाई को देखें, मेरे साथ ही होते थे, हम उनके साथ होते हैं, हमारे सीनियर हैं। उस्मान वज़ीर भाई को देखें, इस तरह और भी है शहीर अफरीदी जो अभी WBC सिल्वर टाइटल उन्होंने जीता है। तो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल्स होती हैं उसमें, लेकिन जब आपकी रैंकिंग अप हो जाती है तो आपको इसमें बाकायदा आपको पर्स मिलता है, आपको पे करते हैं, तो ये अच्छा बिजनेस है। नो डाउट। सो फरीद, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे फ्यूचर में? किस किस फाइट पे नज़र है, कौन कौन से टाइटल जीतना है और नेक्स्ट किस चीज़ की प्लानिंग अभी चल रही है? इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट फाइट जो तैयारी है वो WBC टाइटल की है और WBC सिल्वर टाइटल की, एशिया की। तो उसके लिए मेरी काफ़ी मेहनत चालू है और मैं मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के नाम करूँगा WBC टाइटल इंशाल्लाह। बहुत सारे बॉक्सर जो हैं वो WBC के लिए अप्लाई करने लगे हैं। कल भी हमारे पास यहाँ पर एक सिकंदर अब्बासी बॉक्सर मौजूद थे, वो भी WBC के लिए जाने लगे हैं। सो फरीद भाई, मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग नो डाउट बड़ी सख्त होती है और फिर उसके बाद जाना भी पड़ता है। अभी तक की सबसे मुश्किल फाइट करियर की कौन सी रही है? अभी तक की जो सबसे मुश्किल मेरी फ़ाइट थी वो एमेचर में थी और आर्मी के ख़िलाफ़ थी। आर्मी हमारे जो थे तो उसके साथ मेरी काफ़ी टफ फाइट हुई थी और बस इसी तरह था। ठीक हो गया। तनवीर भाई, कुछ लास्ट में आप मैसेज देना चाहें तमाम ही न्यू कमर्स को जो आ रहे हैं, सीख रहे हैं, फ़ाइट एक दो हारते हैं फिर दिल फेंक देते हैं और साइड पे हो जाते हैं या कुछ मुश्किलात आती हैं, सो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम न्यू कमर्स को? जितने भी न्यू कमर्स हैं और हमारे जो यूथ है, जो हमारे यंग जनरेशन है, उन सब से मैं ये कहूँगा कि बॉक्सिंग खेले लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करे। स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है जब मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ तो फिर मैं बाकायदा ट्रेनिंग प्लान बनाता हूँ। तो ट्रेनिंग प्लान में जिस तरह स्ट्रेंथ आपने कहा, पावर कहा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चों को नहीं पता होती और फिर उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो हर बच्चे का अलग अलग ही मैं बनाता हूँ, इस तरह प्लानिंग करता हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बॉक्सिंग के साथ साथ पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। अगर आप पढ़ेंगे, स्टडीज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी आगे बढ़ने में, क्योंकि आपको सब चीज़ें खुद सर्च करनी होती है और आपका अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। और सेकंड, जो आपने हारने की बात की कि कोई भी बॉक्सर हार जाता है, जी 2-3 हार जाता है तो वो डिसाइड हो जाता है, बिल्कुल ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। ज़्यादातर मैंने ऐसे बॉक्सर देखे हैं जो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, लेकिन वो जब 1-2 मरतबा जिस तरह उन्होंने फ़ाइट लूज़ किया उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई बॉक्सर जो है वो हारता नहीं है, या जब वो रिंग में जाता है, रिंग में जाना जीत है। मेरे लिए वो लड़का जीत जाता है जब वो रिंग में चला जाता है। रिंग में जाना बहुत बड़े दिल वाले का काम है। तो रिंग में जब लोग जाते हैं तो या तो वो जीत जाते हैं या वो कुछ सीख जाते हैं। तो उससे सीखें,
उससे सीखें और मेहनत करें और फिर आए, क्योंकि फ़ाइट सिर्फ रिंग में नहीं होती। फाइटर तो वो होता है जो अपनी रियल लाइफ में और इस तरह सिचुएशंस को वो डील करता है और उसको नेवर गिव अप करता है और देन वापस आता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच तनवीर अहमद एंड फरीद अहमद, बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी बात की कि जो भी स्पोर्ट्स करें साथ साथ पढ़ाई ज़रूर रखें, और जब आप हारने के डर से रिंग में उतरेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है मेकअप का और कैमरे का, चोली दामन का साथ है, मर्द हो या औरत हो, कैमरे के सामने बैठने के लिए आपने ज़रूर मेकअप करना होता है। और रियल लाइफ में भी अगर देखें, आपको कहीं भी जाने के लिए बगैर मेकअप के ख़वातीन अपने आप को अधूरा महसूस करती है। अब उसमें बड़ी वेरिएशंस होती हैं, दिन की लाइट में अलग मेकअप होगा, शाम की लाइट में अलग मेकअप होगा, कौन सी सेरेमनी है उसके अकॉर्डिंग आपका अलग मेकअप होगा। और इसमें कलर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नजम, कि आपने किस कलर की बेस लगानी है, आपका कॉम्पैक्ट किस कलर का होना चाहिए, आपकी आईज पे क्या कलर्स होंगे, आपको लाइनर्स कैसा सूट करता है, आपकी लिपस्टिक का कलर क्या होना चाहिए, और ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो इस पे आज डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली इस पर हम लोग बात करेंगे। और फैसलाबाद से हमारी गेस्ट आई हैं अंबर, उनसे हम लोग बात करेंगे, जो अपने ही अंबर प्रोडक्ट्स की सीईओ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं कि ये आजकल जो चल रहा है जीरो मेकअप लुक, ये क्या होता है? न्यूड मेकअप। हाँ, न्यूड मेकअप, ये क्या मतलब कि हम मेकअप के तमाम प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट उसमें फील नहीं हो रहा था, नेचुरल बिल्कुल। और ये जो मैंने मेकअप किया इसको क्या कहेंगे? इसको भी न्यूड ही बोलते हैं, नो मेकअप लुक ही बोलते हैं, मतलब लाइट जो है ना, सॉफ्ट लुक बोलते हैं। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपना एक सेटअप भी चला रही हैं, आपका अपना ब्रांड भी है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अपना कोई छोटा बिजनेस करना चाहती हैं, वो कैसे आपके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, वो कैसे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? जी, बहुत अच्छी बात की आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेडीज़ को जो है ना, पहले कॉन्फिडेंस देना चाहिए, घर से कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, हमारे माशरे में ऐसे है कि लेडीज़ को हमें